Hello everyone, welcome to Ansarkari. We are continuing with the series of discussion of IFRS paper 2020. Now we have already completed question number 1 and 2. We are moving forward to question number 3. First question, can directive principle be understood as providing the framework of values that structure and constrain the interpretation and construction of fundamental right enshrined in the Constitution of India? Explain. इसका मतलब 3A का बात कर रही है कि डीपीएसपी है. It should be understood in context of fundamental right at enshrined in Indian Constitution. मानसी बोलो. हाँ, इसमें आई वुड से कि डीपीएसपी एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे वी हैव द फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पर क्वेश्चन ना ये कह रहा है कि एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तो हो गया उसके बिटवीन डीपीएसपी एंड जो कि चंपाकम दुराई राजन केस उसका आप मेंशन डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हाँ, वो फंडामेंटल की इंटरप्रिटेशन को कंस्ट्रेंट भी करते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट मतलब अच्छे से कंस्ट्रक्ट भी करने में हेल्प करते हैं। तो 39 आर्टिकल 39 बी एंड सी बात कर सकते हैं कि वो किस तरीके से इक्वालिटी ऑफ इनकम की बात करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में बात होती है कि लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो उसको एक कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टेंट करता है कि रीजनल इनइक्वालिटी ना बढ़े, इनकम इनइक्वालिटी सोसाइटी में ना हो। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। हाँ, वो डेरिवेशन पूछ रहे कि डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स डिराइव भी हुई है और वो कहीं ना कहीं और थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट हाँ, भी। ब्रॉडर भी करता है डीपीएसपी. जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 में बात होता है कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट का इंटरप्रिटेशन वो फंडामेंटल राइट के अंदर में है. लेकिन डीपीएसपी में इन्फोर्स इन्फोर्स कौन करेगा? तो सरकार करेगा, स्टेट करेगा. तो उसमें कैसे होता है? तो ईआईए एक्ट आता है, ईपीए आता है 1986. तो डीपीएसपी का डायरेक्शन दिया हुआ है ना स्टेट को, तो ब्रॉडेन भी करता इसके है. बाद आप उसमें एक और भी लिख सकते हो कि जो चाइल्ड वेलफेयर की बात है कि चाइल्ड लेबर नहीं होगी या फिर जो चाइल्ड को एजुकेशन मिलेगी वो डीपीएसपी के अंदर फिलोसॉफिकल या नॉर्मेटिव सपोर्ट है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन को बढ़ाकर उसको ये ना. लीगल इन्फोर्सेबल भी बनाया गया है। हम्म. हाँ, ठीक है. तो दो तीन केस स्टडी लेंगे, उसको बता देंगे कि अल्टीमेटली डीपीएफसी फंडामेंटल एक दूसरे का एक पार्ट ऑफ द सेम कॉइन है. इसलिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, है ना. ठीक है. इंडियन फेडरल मॉडल इमर्ज्ड आउट has been sustained by understanding that only strong union can keep the country together. और तो क्वाजी फेडरलिज्म कब आता है? क्वाजी फेडरल यूनिटरी इन स्पिरिट is necessary in the condition in which our constitution is operating. Comment. प्रवेश. क्या औषित? इसमें है ना कि इंडियन फेडरल मॉडल जो है इट इज इमर्ज्ड आउट हैज बीन सस्टेन्ड बाय अंडरस्टैंडिंग ओनली स्ट्रॉन्ग यूनियन. नहीं औषित, मैं यहाँ पे हाँ यहाँ पर ना लिखा हुआ है कमेंट करो, तो मैं कमेंट इस करना. हाँ, स्टेटमेंट से पूरा तरीके से एग्री नहीं करूंगा। मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का हमेशा इंडिया की जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है वहां पर क्रिटिसाइज हुआ है। तो इसी वजह से हम कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ठीक है. बात करते हैं अंडर द एम्बिट ऑफ क्वासी फेडरलिज्म प्रोवाइडेड बाय ग्रेनवाइल ऑस्टिन। सो कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को. अभी ये भी बोल सकते हैं वी कैन आल्सो डिस्कस अबाउट कुछ यूनिटरी प्रोविजंस जो एग्जिस्ट करते हैं डिस्पाइट दैट जो इम्पोर्टेंट है हमारे फेडरल सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। तो आप यहाँ पे प्रवेश एग्जांपल्स बता सकते हो, लाइक इमरजेंसी पावर्स हो गई। हाँ. उसके बाद आप रेजिजुअरी जो पावर्स होती हैं वो सेंटर के पास है। रेजिजुअरी पावर्स हो गए, कॉन्करिंग जो स्टेट बिल्स होते हैं वो उनके पास हो गए, जो कि
5 कंडीशंस होती हैं जिनके बिहाफ पे इंडिया की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को बचाने के लिए स्टेट बिल रिजर्व किए हम्म जाते हैं अंडर आर्टिकल ठीक 201। हम्म ठीक है। इसमें कॉन्करेंट बात कर सकते हैं कि इसमें दोनों होता है एक एलिमेंट चीज, सेंट्रल भी है और फेडरल भी है। फेडरल मतलब दोनों स्टेट एंड सेंट्रल लॉ बनाएंगे, बट अगर सेंटर ने कोई लॉ बनाया तो दैट विल बी ओवर पावरिंग दी स्टेट्स लॉ, हाँ तो वो 7 शेड्यूल हो गया। और इसमें एक और ये बात कर सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजन टू स्टेट जो डिक्लेयर होता है आर्टिकल 371 के अंदर, वो भी एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का एग्जाम्पल है। हाँ ठीक है, स्पेशल प्रोविजन एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इसको बोलते हैं। हम्म इन स्पेलिंग एसिमेट्रिक। फिर आप बात कर सकते हो थोड़ा बहुत कि जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स हैं, तो हाँ एफसी के अंदर, हाँ उसमें, ले लिया। हाँ फाइनेंस ठीक है कमीशन ठीक है। आर्टिकल 2 डबल ठीक है। ठीक, सी बता। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिसक्वालिफिकेशन एमपी एमएलए अंडर 52nd अमेंडमेंट एक्ट? ग्राउंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, प्रवेश। ये आरपीए की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे शायद, नहीं, 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1995 एंटी में आया था, बात नहीं कर रहा डिसक्वालिफिकेशन वाला, एंटी डिफेक्शन वाला। है ना। हाँ हाँ तो 10th शेड्यूल एंटी हाँ डिफेक्शन, राजीव गांधी का हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं। हाँ, तो और उसमें ग्राउंड डिसक्वालिफिकेशन, ग्राउंड बताना है, तो डिफेक्शन का हाँ बात तो है। ग्राउंड, तो एक तो है कि आप अपना टाइमली एफिडेविट सबमिट नहीं करते हो। हम्म आप जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के 60 वीक मतलब 60 दिन के बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हो। हम्म उसके बाद आप जो पार्टी है उसको स्प्लिट करवा देते हो। 1/3 से नीचे अगर है तब 1/3 से डिस्क्वालीफाई नीचे, करो। वन हम्म थर्ड से नीचे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद 60 दिन ये विप वाला आ गया कि आप एबसेंट रहते हो हम्म विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर। हम्म ठीक फिर है। ये आप क्रिमिनल केसेस में कन्विक्ट हो जाते हो और 2 साल से हम्म, ज्यादा की आपको सजा मिल जाती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। हाँ आप सही किसी बात है। ऑफिस के मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गए। इंसॉल्वेंट ना, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ ऑफिस प्रॉफिट। वर्क, हाँ। एक और अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट भी था, ये भी है क्या? हाँ वो है, वो ये इन भी है। चार्ज डिसॉल्वेंसी, हाँ, अनसाउंड माइंड भी है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी। इसका एग्जैक्टली मीनिंग बता तो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का। इसका ये आप कंगाल हो गए हो, दोनों का आप पे अलग अलग पैसा नहीं है। मीनिंग, अलग अलग मीनिंग। और दूसरा ही मेंटली रिटार्डेड हो गया, मतलब ये एग्जैक्टली पूरा टर्म ये अनसाउंड मेंटली माइंड, रिटार्डेड, अनसाउंड अनसाउंड माइंड। माइंड। हाँ, ये बता दो, इंडस एंड डिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। इसका वही है ना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी आपके पास पैसा नहीं, आप कंगाल डिक्लेयर हो गए हो। तो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट एग्जैक्टली वर्ड, मतलब डिस्चार्ज अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट तोड़ने के लिए, समझने के लिए आसान है। मतलब ये योर इनकम इज लेस देन योर एसेट्स। तो इसको ऐसे ही क्यों लिखे हैं, इंस्टॉलमेंट क्यों बोल सकते हैं, अनडिस्चार्ज क्यों है, मतलब वो बता रहे हैं। नहीं, और ये टेक्निकल टर्म है ना, टेक्निकल तो टर्म, अरे इस ठीक है। वजह इंडिया, से। मतलब कि आपके पास बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है, आपने रीपे नहीं किया और आपके एसेट्स बहुत ज्यादा कंपेयर टू योर इनकम। ठीक है, ये रह दो। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स enjoy discretionary power in some situation. What are these situation? तो इसमें पहले बताएंगे कि प्रेसिडेंट हैज नॉट बीन असाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर इन रिटन फॉर्म अनलाइक द गवर्नर हु हैज बीन गिवन डिस्क्रिशनरी पावर इन रिटन फॉर्म। लेकिन है ना। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर की प्रेसिडेंट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं वो नहीं, एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं बताना है, इसमें बताना है दोनों का अलग, मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ सिर्फ ऐसे। ठीक है, तो किस सिचुएशन में डिस्क्रिशनरी हाँ, पावर तो इसमें कि, असेंबली। हाँ, प्रेसिडेंट का बता दे पहले कि इलेक्शन हुआ है, ठीक है, नो पार्टी फॉर्म्स इमीडिएट, मेजोरिटी। हाँ, नो पार्टी फॉर्मिंग मेजोरिटी इन द होल ऑफ द हाउस, इन द फ्लोर ऑफ द हाउस।
इसमें क्या इमीडिएट डेथ ऑफ द, हाँ, इमीडिएट डेथ ऑफ द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और किसे बुलाते हैं? डिसाइडिंग, गिविंग ऑप्शन टू लार्जेस्ट कोलिशन। पार्डन हो सकता है कि नहीं डिस्कशन पावर में? पार्डन नहीं नहीं, पार्डन नहीं आएगी ना, पार्डन तो कौंसिल जुडिशियल पावर मिनिस्टर ऑफ से होता है प्रेसिडेंट। ना। हाँ ठीक है। हाँ, नहीं, इसमें एक और लिख दो शिका कि राइट टू कॉल द लार्जेस्ट कोलिशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट का ही वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है। राइट टू कॉल। राइट टू कॉल दैट कोलिशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हाँ बोलते हैं नो पार्टर फॉर्म एंड। नहीं, वो तो ये है ना कि कोई पार्टी नहीं बन पा हाँ रही, ठीक इसमें है। इनको राइट होता है किसी भी कोलिशन को या सर्वाइविंग जो सक्सेसर है ठीक है। ओके। प्राइम मिनिस्टर का। रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ये हो गया गवर्नर का पावर हो गया है ना। हम्म। रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट रूल, ये भी हो सकता है डिस्क्रिशन पावर में। नो पार्टी फॉर्म्स मेजोरिटी नहीं नहीं, सीएम उसको के लिए। आप डिस्क्रिशनरी नहीं बोल सकते, वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। अगर वो डिस्क्रिशनरी होता तो सुप्रीम कोर्ट उस पे ऐसे नहीं बोल पाते कि आपको टाइमली देना है। डिस्क्रिशनरी नहीं, नहीं है वो। नहीं डिस्क्रिशनरी नहीं हुआ ना कि डिस्क्रिशनरी पावर है रिजर्व ना, द बिल हाँ। फॉर द, हाँ, डिस्क्रिशनरी हुआ वो। लेकिन टाइम लिमिट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है डिस्कशन तो है ही क्या मतलब। आपने इतने नंबर ऑफ बिल्स अगर, हाँ, 10 बिल्स अगर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए असाइन कर दिए तो वो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, कोई फिक्स नहीं है कि इतने नंबर ऑफ बिल्स करने हैं, या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको असेंट लेना है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। ट्रू ट्रू। कोalition फॉर्मेशन के लिए है ना। फिर इसके बाद इसके बाद आप बोल दो कि प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रूल, ऑफ, प्रेसिडेंट के हाँ रिकमेंडेशन के लिए। हाँ, रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल। हाँ और और नो पार्टी फॉर्म्स मेजोरिटी, तो आप बता दो कोई भी वो पीएम कौन एग्जैक्टली सा। प्रेसिडेंट वाले आ जाएंगे यहाँ पे फिर, कि इमीडिएट डेथ ऑफ द सीएम हो गया, या राइट टू कॉल कोलिशन हो गया। पार्डिंग नहीं है इसमें भी। हाँ, ठीक है, हो गया ना मानसी। हाँ, यही है आई थिंक टर्म्स। ठीक है। इसमें मुझे एक और डिस्क्रिशनरी है गवर्नर की, टू डिक्लेयर दी शेड्यूल एरिया। हाँ सही बात है, शेड्यूल हम डिक्लेरेशन के लिए। पॉकेट वीटो और ये सब डिस्कस किया उसी में प्रेसिडेंट आया के कॉन्टेक्स्ट। रिजर्वेशन ऑफ द बिल, वीटो पावर। ठीक है। हाँ हाँ, एक वीटो पॉकेट पावर वीटो। आ जाए, दोनों का वीटो पावर है अलग से। ठीक है, we have taken this one. Okay, thank you everyone. We will take up next set of questions tomorrow due to answer Kari.